तुम्हारे आसपास कैमरे लगा दिए गए घर के बाहर की खंभों पे? मैंने तो आज तक किसी बड़े बड़े अपराधी के मोहल्ले में ऐसे कैमरे नहीं देखे। उस घटना के समय घर में जो पारिवारिक माहौल होगा, वो शादी की रस्मों का होगा, रिश्तेदार आए होंगे, क्या हुआ था उस रात? उस 4 दिनों में जब तुम पुलिस हिरासत में थी, एनकाउंटर हो चुका था। वो जो 4 दिन थे वो थाने के अंदर बैठी हुई थी तुम? जी, थाने के अंदर थी। व्यवहार कैसा था उन 4 दिनों में? अभी भी दिमाग में ये है कि पुलिस तंत्र बहुत मजबूत है, हम शिकायत करेंगे, हम परेशान ना हो जाए। तो अंदर से शर्म महसूस होती है। मैं जेल में रह के आई हूँ, कुछ ना करने के बाद। क्या तुम लगता है कि तुम्हारे पर ऊपर अत्याचार ब्राह्मण होने की वजह से भी हुआ होगा? ऐसी कोई बात तुम्हें लगती है? क्यों किया तुम पुलिस वालों ने तुम्हारे साथ इतना हैवानियत भरा व्यवहार? नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं इस समय कानपुर के पनकी इलाके में एक रतनपुर कॉलोनी है, उसमें आया हूं, बैठा हूं। एक आतंकवादी से मिलवाऊंगा मैं आपको। आप चौंक रहे होंगे कि मैं कानपुर में कैसे आतंकवादी को ढूंढने आया, लेकिन आज मैं आपको पुलिस की उस कहानी के आतंकवादी से मिलाने आऊंगा जिसको सुनकर आपको लगेगा कि ये फिल्म जैसे मुंबई की फिल्म होती है, जैसे पुलिस एक स्क्रिप्ट लिखती है, किसी भी मासूम को किस हद तक परेशान करती है। ये घर उसका जीता जागता उदाहरण है। आपको याद होगा विकास दुबे का कांड। सबसे पहले मैंने वो स्टोरी ब्रेक की थी और मैंने बताया था कि सिर्फ 18 मिनट के अंदर असंभव सा काम पुलिस ने कर दिखाया। किस तरह 2 थानों की दूरी जो 1 घंटे में पूरी की जा सकती होगी, कुछ मिनटों में पूरी कर दी। और आज तक जैसे चैनल ने के वो शम्स ताहिर खान ने ये कहा था ऑन रिकॉर्ड, मेरा नाम लेके, कि अगर 4PM के संजय शर्मा नहीं होते तो ये सच, बिकरू का सच सामने नहीं आता। ये एक अलग विषय है। आज इस घर में मैं क्यों बैठा हूं, पहले मैं उसका संक्षिप्त बात आपको बता दूं। 16 साल की एक मासूम बच्ची होती है। जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, गरीब परिवार होते हैं, बच्ची के 14-15 साल के बाद शादी की चिंता शुरू कर देती है। ये अभी भी ग्रामीण परिवेश में होता है, माँ बाप को चिंता होती है। 4 भाई बहन होती हैं, उसमें सबसे छोटी लड़की होती है, खुशी होती है, उसका नाम खुशी है। घर पे सब लोग उसको कान्हा बुलाते हैं क्योंकि वो जन्माष्टमी के दिन पैदा होती है। लेकिन वो 16 साल की लड़की ये नहीं जानती कि उसकी तकदीर भी भगवान कृष्ण जैसी है। जिंदगी में उसको परेशानी भी इतनी ही झेलनी है। उस लड़की की शादी होती है, बिकरू गांव में होती है, और पति 48 घंटे बाद पुलिस ने एनकाउंटर में मार देती है। पुलिस कहती है कि ये विकास दुबे के साथ था। मामला यहीं तक नहीं रुकता। 48 घंटे में जिस लड़की के हाथ से मेहंदी भी नहीं उतरती है, पुलिस कहती है ये लड़की छत पे खड़े होकर कह रही थी कि सब पुलिस वालों को मार दो। वो अमर को पहले से नहीं जानती है, वो उस गांव में पहले कभी नहीं गई होती है, और मैं यकीन करने को तैयार नहीं हूं उस लड़की से मिलने के बाद कि ये मासूम सी लड़की इस तरह किसी की हत्या के लिए उकसा सकती है। लेकिन पुलिस जो ना करा दे वो कम है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद वो लड़की बाहर आई है। अभी भी इतनी बड़ी परेशानियां हैं कि बहुत दूर थाना है, वहां पे हर हफ्ते उसको हाजिरी लगाने के लिए जाता है। मैं उस लड़की का दर्द समझने के लिए और हकीकत समझने के लिए आज जगह है हूं। मेरे साथ है खुशी। तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है ना? दर्द बहुत सारे हैं। खुशी, वो मैं फिर उस दर्द को ताजा तो नहीं करना चाहता, लेकिन जनता तक, लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। तुम पहले से अमर को नहीं जानती थी ना? नहीं। अरेंज मैरिज थी, शादी होके गई और 48 घंटे बाद ये घटना हो गई। जी। उस घटना के समय घर में जो पारिवारिक माहौल होगा, वो शादी की रस्मों का होगा, रिश्तेदार आए होंगे, क्या हुआ था उस रात को? सर, जैसे ऑब्वियसली सब कहते हैं कि रस्में होती हैं, तो वैसी ही रस्में चल रही थी। और हालांकि मेरी तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब थी, फीवर आ रहा था, 2 दिन बिजी रहे हैं, तो मैं सो रही थी और अचानक से ये आवाजें आ रही थी, तो मुझे भी नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है दरअसल, जो कि आज भी मुझे नहीं पता है कि ये हुआ क्या है। तो मैंने भी सोचा शायद पटाखे हो रहे हों, आतिशबाजियां, शादी का टाइम चल रहा था। तो सुबह जब सब शांत हुआ, जब सुबह पुलिस वाले घर पे पहुंचे, उनसे पता चला कि इतना मैटर हुआ है। हालांकि बहुत कष्टदायी है, वो सबके लिए कष्टदायी है। मुझे भी बहुत कष्ट हुआ सुन के, सोच के। वो भी किसी का परिवार था, किसी का बाप था, किसी का बेटा था। तो
मैंने उनसे पूछा भी कि सर क्या मैं अपने मायके जा सकती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं तुम मायके मत जाओ, तुम यहीं रहो, जो भी आता है ऐसे नॉर्मली जो तुम्हें पता है तुम वो बोल सकती हो। तो मैंने भी थोड़ा अपने आप को रिलैक्स दिया कि कोई बात नहीं, यहीं रहो तुम, जैसा कह रहे हैं। उनका भी कुछ एक शायद ओपिनियन था मेरे लिए। और दूसरे दिन फिर आए मुझे लेने के लिए कि चलो मुझे तुमसे कुछ बयान लेने हैं, और बयान देने के बाद तुम्हें हम खुद तुम्हारे घर छोड़ देंगे जाके, परेशान मत हो। 4 दिन मुझे साथ में रखा और थाने पे रखा। जी थाने में रखा मुझे 4 दिन। इसके बाद मुझे 8 तारीख की सुबह, हालांकि इनका एनकाउंटर हो गया था मिस्टर अमर दुबे का, और शाम को मुझे जेल भेज दिया गया था। जिस समय एनकाउंटर हुआ तुम्हें बता दिया गया था एनकाउंटर हो गया है? नहीं सर, मुझे नहीं पता था, मुझे दूसरे दिन पता चला था जब मैं जेल के अंदर थी। उस 4 दिनों में जब तुम पुलिस हिरासत में थी एनकाउंटर हो चुका था? जी हाँ। और तुम जब जेल चली गई तब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे पति का एनकाउंटर हो गया है। वो जो 4 दिन थे वो थाने के अंदर बैठी हुई थी तुम? जी थाने के अंदर थी। व्यवहार कैसा था उन 4 दिनों में? सर ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहती हूँ, बस इतना कहूंगी वो किसी भी लड़की या किसी भी लड़के, किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरे साथ हो। कहना क्यों नहीं चाहती हो? अब किसका डर है? सर डर नहीं, मुझे तकलीफ होती है सुन के, सोच के कि इतनी चीजें मेरे साथ हुई हैं। कुछ 4 दिनों में अमानवीय व्यवहार हुआ? कुछ ऐसा हुआ कि जो पुलिस तंत्र को शर्मिंदा कर सकता है? जी। तुम अगर कहोगी नहीं तो वो जो इस तरह के हैवानियत भरे पुलिस वाले हैं वो पहचाने कैसे जाएंगे, वो दंडित कैसे किए जाएंगे? सर अभी मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ, और जब वक्त आएगा तो मैं उसके बारे में खुद बताना चाहूंगी सबको। अभी तुम मानसिक रूप से खुद को तैयार कर रही हो जी। और तुम ये कह रही हो कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम वो 4 दिनों की जो थाने की यातना थी वो भी सबको बताओगी क्या 4 दिन में हुआ था। जी। क्या क्यों किया तुम पुलिस वालों ने तुम्हारे साथ इतना हैवानियत भरा व्यवहार? सर ये क्वेश्चन तो मैंने भी कई बार किया उनसे कि सर मैंने क्या किया, मेरी तो 2 दिन की शादी है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। यहाँ तक एक लड़की को ये नहीं पता चाय का डिब्बा कौन सा है, शक्कर का डिब्बा कौन सा है, तो हम उस गांव को कैसे पहचान सकते हैं? उन्होंने कभी कोई जवाब ही नहीं दिया और उस जवाब का इंतजार मैं भी कर रही हूँ। खुशी जेल चली गई और लगभग 30 महीने शायद तुम जेल में रही ना? जी 30 महीने। जेल में बीमार भी हुई बहुत। क्या क्या परेशानी जेल में महसूस की? सबसे ज्यादा तो परिवार की कमी खली मुझे। जिस उम्र में मुझे अपने परिवार के साथ होना चाहिए, उन्हें संभालना चाहिए, एक भविष्य बनाना था, वो मेरा वो एज, वो समय मेरी जेल में निकली। और वो तबीयत आए दिन खराब होती थी मेरी। बाराबंकी में भी खराब हुई है काफ़ी बार, और माथी में भी काफ़ी बार खराब हुई है, और इनफैक्ट आज भी सही नहीं हूँ, आज भी मेरी तबीयत खराब हो चुकी है। जेल के अंदर जो जेल कर्मियों का व्यवहार था, जेल के लोगों का व्यवहार था, वो तुम्हारे साथ कैसा था? सर जैसा एक सबके साथ जो व्यवहार था वही मेरे साथ था। हाँ, नॉर्मल जैसा सबके साथ करते थे वैसे ही मेरे साथ। कोई ऐसे कोई खराब या वैसा एटीट्यूड नहीं था? कुछ नहीं। एक वीडियो वायरल हुआ था, जेल में डांस कर रही थी, है ना? वो बहुत ज्यादा हुआ कि लोग कह रहे थे खुशी तो जेल में भी खुश है। सर वो खुश नहीं थी, हालांकि मैं डिप्रेट रहती थी, डिप्रेशन के मरीज बोले जाते हैं, इनफैक्ट हम खुद समझते हैं अपने आप को। तो उस टाइम 3 दिन का कैंप आया था हमारा योगा का, तो उन्होंने कहा कि पार्टिसिपेट करो, काफी सैड रहती हूँ, शायद तुम्हें यू फील गुड, मतलब तुम्हें अच्छा लगेगा। तो मैंने भी थोड़ा सोचा कि ठीक है, और मैं डांस में हमेशा से आगे रही हूँ। अच्छा, शुरू से? हाँ, मैं बचपन से, एक मेरा ड्रीम था मैं डांसर बनूंगी, एक एम था मेरा, तो मैंने भी थोड़ा पार्टिसिपेट किया, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो वायरल होगा और इतनी गलत तरीके से रखा जाएगा। तो जेल के अंदर का वीडियो वायरल कैसे हो गया? सर वो तो मुझे भी नहीं पता कैसे वायरल हुआ। तुम्हें लग रहा है ना प्लानिंग के तहत वो वायरल कराया गया? सर नहीं कह सकते इस बार। हाँ, क्योंकि जेल में जो तुम रही होगी तो देख रही होगी कि जेल की चीजें तो बहुत आसानी से बाहर आती नहीं है। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, और फिर स्पेशली मुझे रखा गया उस न्यूज पे कि खुशी जुम्मा डांस कर रही, तो थोड़ा देख के शॉकिंग सा लगा था हमें। पता कैसे चला तुम्हें कि वायरल हो चुका है ये? सर फैमिली वाले ने बताया।
जेल के अंदर क्या दिनचर्या रहती थी? सर सारा दिन अकेले रहती थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी और मन होता था पढ़ लेते थे थोड़ा बहुत, लेटे रहते थे, रोते रहते थे। एक-एक दिन गिनते थे कि आज आज का दिन कट गया, अब कल का दिन काटना है, फिर बाहर जाना है। तो फिर आज वो दिन आया है जिस दिन मैं बाहर बैठी हूँ। थाने पे हर हफ्ते हाजिरी जाने जाना है, गई थी इस बार? जी, गई थी। क्या व्यवहार था लोगों का? नॉर्मली था, गई सिग्नेचर किया और शायद मैं 8 मिनट रही हूँ शायद, 7 से 8 मिनट। सिग्नेचर किया है और चली गई। अच्छा, नॉर्मल व्यवहार जी, किया। नॉर्मल था। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे आसपास कैमरे लगा दिए गए घर के बाहर की खंभों पे? मैंने तो आज तक किसी बड़े बड़े अपराधी के मोहल्ले में ऐसे कैमरे नहीं देखे। बस सर क्या खुशी एक आतंकवादी हो गई है बड़ी है। सर वो अब आप भी देख रहे हैं हमें, आप भी जान रहे हैं मैं किस नेचर की हूँ। हमें तो लग रहा है कि वो एक मासूम सी लड़की, छोटी लड़की, 18 साल की, 19 साल की हो तुम अभी ना, 19 में शुरू हुई है तुम्हारी, अब 19 शुरू हुई है, तो इतनी छोटी लड़की और बातचीत करने में भी थी, मैं सपने पालने वाली लड़की, क्यों लगाए गए होंगे ये कैमरे? सब कहना तो ये है कि सेफ्टी है मेरी, और जैसा मेरे शिवाकांत दीक्षित मेरे लॉयर कहते हैं कि अगर सेफ्टी ही करनी है तो एक गनर दे दो, ठीक बात है, और एक गार्ड दे दो। ठीक है, मेरी सेफ्टी यहाँ तो हो रही, मुझे तारीख जाना है, मुझे हर हफ्ते हाजिरी देने जाना है, तो एक रास्ते के लिए भी तो मेरे लिए एक सेफ्टी होनी चाहिए। अब रास्ते भर तो कैमरे नहीं लगाए जा सकते, तो ये मेरे लिए सही नहीं है। मेरी भी कुछ प्राइवेसी होती है, फैमिली है मेरी, ये चीजें अच्छी नहीं है मेरे लिए। तुमने इसकी शिकायत करी कहीं? नहीं सर। अभी तुम लोग, मुझे लगता है शायद अभी डरे हो ना पुलिस से, जो तुम्हारे संग 4 दिन हुआ वो तुम नहीं बताना चाहती, कैमरों की शिकायत नहीं करना चाहती। अभी भी दिमाग में ये है कि पुलिस तंत्र बहुत मजबूत है, हम शिकायत करेंगे, हम परेशान ना हो जाते। अब मैं सर ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ या सपने में भी नहीं सोचना चाहती कि मेरी वजह से या मुझे, मेरे परिवार को कोई दिक्कत हो। मैं वो 2.5 साल बहुत मुश्किल से काटे हैं, बहुत कुछ सह लिया है मैंने वो 2.5 साल में। शायद कोई एक लड़की पूरे जीवन नहीं सह सकती, वो सह लिया मैंने 2.5 साल। खुशी, कभी कभी ऐसी जो घटना होती है वो पूरा जीवन बदलती है। आदमी विद्रोही हो जाता है, आदमी शांत हो जाता है, आदमी समाज के लिए हो जाता है। तुम्हें ये 30 महीने अगर पूछा जाए, पूरा अध्याय बात की जाए, तो 30 महीने कैसे तुम इस 30 महीने को लेती हो? अब भविष्य में तुम सोचती हो जो 30 महीने तुम्हारे बीते, या उस दौर में जब तुम अकेली थी, जेल में थी, तो तुमने क्या सोचा था छूटोगी तो फिर तुम क्या करोगी? सर पहले तो मतलब एक पढ़ाई में, बायो में बहुत अच्छी रही हूँ मैं तो। बायो में? जी, अच्छा। मम्मी ने सोचा था कि एक डॉक्टर बनाएंगे, उनका भी सपना था, मेरा भी सपना था, पर अब जैसा कि नहीं कर सकते, डॉक्टरी लाइन नहीं जा सकते। क्यों? सर अब वो चीज मुझे नहीं लगता मैं वापस लेके आ सकती हूँ। क्यों नहीं लगता? मैं ये जानना चाहता हूँ। वो खुशी जिसका डॉक्टर बनने का सपना था, वो अब वो खुशी उस सपने को क्यों छोड़ रही है? तुम्हें क्यों लगता है तुम क्यों नहीं कर सकती, डॉक्टर क्यों नहीं बन सकती तुम? सर एक अंदर से गिल्टी महसूस होता है, एक शर्म महसूस होती है। मैं जेल में रह के आई हूँ कुछ ना करने के बाद। परेशान मत हो खुशी, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ खुशी, कि ये इतना निर्मम समाज है, ये इतना निर्मम सिस्टम है कि वो एक मासूम की जिंदगी तबाह करता है। लेकिन तुम्हारा नाम ही अब कान्हा है, तो तुम जब पैदा भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुई हो, तो कभी कभी भगवान कृष्ण के जीवन को देखो ना, जो पैदा होते माँ बाप से अलग हो गया, जीवन भर वो एक तपस्या में रहा, मृत्यु भी उनकी ऐसी हुई। वो खुशी डॉक्टर बनेगी तो वो एक नई मिसाल भी तो कायम होगी कि जिसको समाज ने, जिसको तंत्र ने परेशान किया, जिसको 30 महीने जेल में रखा, वो माँ जो तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहती थी, तो तुम क्यों नहीं उस सपने को फिर दोबारा पाल रही हो? सर अब इस सपने से ज्यादा ये मेरे लिए जरूरी है कि जैसे मैं एक बिना किसी गुनाह के फंस गई थी, और मेरा एक एम रह गया है कि मैं भी एक लॉयर बनूं और उन सबकी मदद करूं जो बेकसूर है। तो अब तुम अपना जो मकसद है वो डॉक्टर की जगह अब तुम वकील बनना चाहती हो? एक लॉयर और अपने शिवाकांत दीक्षित जैसा टैलेंटेड बनना चाहती हूँ। तुम्हारी जिंदगी में शिवाकांत दीक्षित ने बहुत बड़ी भूमिका अदा करी। बहुत ज्यादा, उन्होंने बहुत मेहनत करी है मेरे लिए।
मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की, इनफैक्ट आप सबने मेरे लिए मेहनत करी है। हाँ। विवेक तनखा जी सुप्रीम कोर्ट से बिलोंग होते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे लिए। मिली हो कभी विवेक तनखा से? सर कभी नहीं, कभी नहीं मिली हो। जीवन में नहीं। कभी अब मिलना चाहोगी ना उनसे? साथी से सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल। बहुत बड़ा लॉयर है वो, तुम्हारे लिए खड़ा हुआ मिलने में। बिल्कुल सर, मैं मिलना चाहूंगी उनसे, धन्यवाद करना चाहूंगी। खुशी, पढ़ाई को जारी रखोगी, ये तय है जी है ना? जी। और अब खुशी का जो टारगेट है वो डॉक्टर की जगह लॉयर हो गया है ना? अब एक वो एम ही है, पाना है तो पाना है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है जो चीजें आपके लिए खराब हो रही होती हैं, बहुत खराब, ऑफ कोर्स खराब, वो ऐसे ज्यादा खराब क्या हो सकता है, लेकिन कभी कभी समुद्र से वो जहर निकलता है, अमृत भी निकलता है। तो खुशी एक लॉयर के रूप में हमें दिखेगी, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, मान सकते हैं। खुशी, जो परिवार को तुम जब जेल से निकली तो माँ के पास जब पहली बार बैठी तो पहली लाइन क्या थी? मेरे सपने पूरे होंगे। बहुत दिन मम्मी से दूर लेट लिया और तबीयत खराब होती थी तो एक लड़की को अपनी माँ की जरूरत पड़ती है। उस समय माँ नहीं थी साथ में, मेरे पापा नहीं थे, सब नहीं थे मेरे पास, तो बहुत खला। और अब मैं मम्मी के साथ सोती हूँ और बहुत चिपक है कि मम्मी तुम कहीं मत जाओ मुझे छोड़ के, और मुझे मत जाना देना। ये थी खुशी। आप मैं खास तौर से मैं और इसके जख्म नहीं कुरेदना चाहता, आंखों में आंसू आ गए, मुझे अच्छा नहीं लगा देख के। लेकिन मेरे इस लड़की से बात करने का मकसद ये है, कानूनी रूप से कोई एफआईआर कितनी भी बड़ी बड़ी आप बना दीजिए, मेरी अपने रिपोर्टर्स ने जो इन्वेस्टिगेशन करी, जो मैंने इन्वेस्टिगेशन की, जो मैंने उस गांव के लोगों से बात करी, मैंने संवाद किया, मैं दावा कर सकता हूं कि एक न दिन अदालत खुशी को निर्दोष साबित करेगी। लेकिन सोचिए आप, कितनी बड़ी परीक्षा है। एक छोटा परिवार है जिसके पास अपनी आर्थिक जिंदगी चलाने के लिए परेशानियां हैं। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि मामला तूल पकड़ गया। हमने भी 4PM पे कई बार खबर दिखाई, पॉलिटिकल पार्टियां आई, संजय सिंह ने बहुत मदद करी ना, आम आदमी पार्टी है ना, संजय सिंह ने बहुत मदद करी। और संजय सिंह सबसे पहले विवेक तनखा के पास ले गए आम आदमी पार्टी के। मुझे याद है कि चुनाव में मेरे ऑफिस में आकर संजय सिंह ने कहा था कि हम खुशी दुबे का पूरा मामला उठाएंगे। और संजय सिंह ने कहा था कि खुशी पे एक बात और, एक ये राजनीतिक चर्चा चली कि ब्राह्मण होना भी एक बात है, क्या तुम लगता है कि तुम्हारे पुत्र ऊपर अत्याचार ब्राह्मण होने की वजह से भी हुआ होगा? ऐसी कोई बात तुम्हें लगती है? सर इसका तो नहीं कह सकते, अभी मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं लगा है। पॉलिटिकल पार्टियों ने ये बात कही, लेकिन खुशी इनकार करती है कि इसको तो ऐसा नहीं लगा। लेकिन संजय सिंह के ने विवेक तनखा से मिलवाया, ऐसा हर एक के संग नसीब नहीं होता। तो एक छोटा परिवार अभी भी जूझ रहा है, बहुत दूर थाना यहाँ से मेरे ख्याल से आधे घंटे का रास्ता होगा ना, 1.5 घंटे का। आप सोचिए, हर हफ्ते 1.5 घंटे का रास्ता ये छोटी सी लड़की सफर तय करती है, अकेले जा नहीं सकती, तो पिता या भाई कोई संग में जाएगा। हर बार कुछ पैसे खर्च होंगे जाने में, साधन नहीं है घर में। लेकिन इस लड़की का सपना देखिए, जो ये डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अब इसको लगता है जैसे ये 30 महीने जेल में रही है, कोई और बेकसूर जेल में ना रहो। जैसे विवेक तनखा और शिवकांत जी ने इसकी मदद करी है, ये भी किसी की मदद करना चाहती है। इस लड़की का साथ दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये इंटरव्यू कैसा लगा आपको। ये अकेली खुशी नहीं है, इस देश में करोड़ों खुशियां हैं जो पुलिस की इसी तरह बेरहमी का, इसी तरह अत्याचार का शिकार होती है, इसी तरह फर्जी कहानियों का शिकार होती है। और हो सकता है हम विवेक तनखा की तरह किसी दिन खुशी को एक बड़े कोर्ट में किसी बेगुनाह को छुड़ा देने के लिए जिरह करते हुए देखिए, और शायद खुशी की तकदीर उस दिन अच्छी होगी। जरूर बताइएगा ये बात कैसी लगी आपको। थैंक यू।